हेलो जुगनूस, क्या हालचाल? व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे प्यारे जुगनूस, मेरे क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कुछ दिनों से वीडियोस अगेन नहीं आ पा रहे थे बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई एम स्टिल नॉट वेल, बट अभी गोली वगैरह खा ली है और थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड माइट बी पॉसिबल थोड़ा लो दिखूंगा मैं आज के लेक्चर में। बट हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में VSEPR पूरा फोड़ दिया था और आज हम लोग शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज के लेक्चर में आधी कर लेंगे और कल के लेक्चर में उसका बचा हुआ पार्ट हाइब्रिडाइजेशन पूरा कर लेंगे। वो कंप्लीट हुआ फिर चले जाएंगे मोटी पर, और मोटी कंप्लीट किया तो हमारा चैप्टर फिनिश। तो मतलब टेक्निकली चैप्टर आप मान के चलो आधे तक, आज लेक्चर तक आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरी VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी, राइट। और अब हम लोग यहां पर शुरू करेंगे हमारी नई थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। जिसका नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी VBT। अब गाइस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपकी, वो किसने दी थी? ये आपकी थ्योरी दो लोगों ने दी थी, जिसका पहले का नाम सुन के आप शायद थोड़ा डर जाओगे, लेकिन ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, दैट इज हिटलर। एंड दूसरा, आप अपने दोस्तों को यूजुअली जो गाली देते हो, दैट इज लंदन। हिटलर एंड लंदन ने 1927 में दी थी एंड इट वाज फर्दर अपग्रेडेड। फर्दर इसको अपग्रेड कर दिया गया था, यानी फर्दर इसके अंदर जो छोटे मोटे जो चेंजेस वगैरह थे, वो अगर मैं बोलूं तो जो फर्दर जो इसके अंदर आपको जो चेंजेस वगैरह दिखे थे, या इसके अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट्स आए थे, या कुछ जो नए नए पॉइंट्स आए थे, वो इट वाज फर्दर अपग्रेडेड और इट वाज फर्दर डेवलप्ड, इट वाज फर्दर अपग्रेडेड और इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग्स या पॉलिंग्स। ये वही पॉलिंग्स है अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाला। पॉलिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ना, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये इसी ने दिया था। सो बेसिकली इन दो तीन लोगों ने मिलकर हमें ये नई थ्योरी प्रपोज की थी। अब ये नई थ्योरी क्यों आई थी? इन थ्योरी को डेवलप करने के पीछे पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था दैट आपका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपकी जो ऑक्टेट थ्योरी होती है, वो ये तो बताती है कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये नहीं बताते। लुईस डॉट स्ट्रक्चर डू नॉट टेल्स अबाउट हाउ a bond is formed, its geometry, its shape, etc. इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इनफैक्ट आपका जो VSEPR थ्योरी है, इट इज ऑल्सो हैविंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल्सो having a limited usage, limitedly यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों थ्योरी, बोथ ऑफ द अबव थ्योरी डू नॉट टेल्स why H2 and F2 being singly bonded have different bond length and bond enthalpy। मतलब क्या सर इसका? देखो, लुईस थ्योरी ने तुमको कुछ भी नहीं बताया। लुईस थ्योरी ने केवल तुमको एक बात बताई कि भैया बॉन्ड कैसे बनता है। मतलब बॉन्ड इनफैक्ट क्यों बनता है? क्योंकि हर एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो वो बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक्सेप्ट करके, शेयर करके। लेकिन वो ये नहीं बता पाता
कि किस प्रकार एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व होता होगा बॉन्डिंग में, ये नहीं बताता। किस प्रकार बॉन्ड बनता है ये नहीं बताता। बॉन्ड बनने के बाद ऑर्बिटल्स स्पेस में किस तरीके से अरेंज करते हैं खुद को, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनका शेप होता है, कुछ नहीं बताता। VSEPR भी लिमिटेडली केवल शेप पर लगी हुई है कि भैया ऐसा ऐसा शेप होता है, लेकिन वैसा शेप एग्जैक्टली क्यों होता है? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है तो वही पर्टिकुलर शेप क्यों ऑक्यूपाई करता है, क्यों इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर ये जाकर अटैच होता है। फिर VSEPR थ्योरी आपको ये नहीं बता पाती कि जब आपके पास में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 का और F2 का, तो दोनों के अंदर ही सिंगल बॉन्ड है, दोनों के अंदर ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसे दोनों सिंगली बॉन्डेड है, लेकिन F2 की बॉन्ड लेंथ अलग, H2 की बॉन्ड लेंथ अलग। H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, तो F2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी। तो ये सारे सवालों के जवाब अभी भी हमें नहीं मिले हैं और इसीलिए फर्दर डेवलप करी गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड इसी वजह से फर्दर आपकी थ्योरी जो आई वो क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गाइस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि हम लोग अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये केवल एक छोटा सा समराइज्ड फॉर्म पढ़ते हैं। यानी आपके जो जेई में, आपके जो नीट में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है ना, वो बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर आती है। रियल में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, आपकी जो रियल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is typically based on, valence bond theory is typically based on the shapes and orientation of atomic orbital, shapes and orientation of atomic orbitals and the electronic configuration in short हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर पूरा का पूरा ये बेस्ड है। अब जो तुम्हारा वेव मैकेनिकल मॉडल है, तुम्हारी जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, तुम्हारे जो हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली इतना ज्यादा डिटेल में होता है कि हम लोगों की 11th की किताब, हम लोगों के जेई और नीट का सिलेबस सफिशिएंट नहीं है इसको पढ़ने के लिए। इनफैक्ट तुम मान के चलो कि तुम जितनी केमिस्ट्री 11th की पढ़ते हो ना, उतना पूरा का पूरा डेटा तुम केवल इस थ्योरी के अंदर पढ़ सकते हो। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वो सारे की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने के लिए जरूरी है, जो हमें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा ऐप ग्रेविटी सर्कल मार्केट में आ चुका है? गाइस, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्लास 9, 10, 11, 12 के केमिस्ट्री और बायो के ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। लाइक हमारे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो कि हम लोगों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले और IIT में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने डिजाइन करे हैं। देन आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा NCERT का सोल्यूशन, आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा NCERT एग्जाम्पलर का सोल्यूशन और हम लोगों की टीम के द्वारा डिजाइन किए गए द बेस्ट GPS यानी ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में टॉप मोस्ट मार्क्स लेकर आने में मदद करेगी। तो गाइज, अभी आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। आइए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ना शुरू करें। दैट व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट व्हाट? तो गाइस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ हमें शुरू करनी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बोलती है? इमेजिन करो। वाओ, इमेजिन तो सर हम लोग हमेशा ही करते हैं, इमेजिन करना ही तो हमारा काम है। आए दिन हम क्या क्या इमेजिन करते हैं ये हम भी नहीं जानते, बस इमेजिन करते रहते हैं। इमेजिनेशन ही हमारा काम है। क्या बोलती पब्लिक? बोले तो तकलीफ नहीं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या तुम लोग इमेजिन नहीं करते हो? नहीं करते हो तो करा करो, कोई बात नहीं। इमेजिन करो तुम्हारा ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है।
ये आपके दो हाइड्रोजन के एटम है, ये हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस, ये इस हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस। अभी ये दोनों हाइड्रोजन के एटम, मैं इसे नाम दे देता हूं न्यूक्लियस ए और मैं इसे नाम दे देता हूं न्यूक्लियस बी। मैं इसे नाम दे देता हूं इलेक्ट्रॉन ए और मैं इसे नाम दे देता हूं इलेक्ट्रॉन बी। ये आपके हाइड्रोजन का एटम है H, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूं हाइड्रोजन एटम A और इसे मैं नाम देता हूं हाइड्रोजन एटम B। इस थ्योरी का कहना है कि अभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, दैट व्हेन these two atoms, जब ये दो एटम्स are at larger distance, when both of them are at larger distance from each other, when both of them are at larger distance from each other, there is no force एक्टिंग बिटवीन देम। इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगा, इनके बीच में कोई फोर्स काम करने वाला नहीं है। देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन देम। लेकिन जब ये हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा इसके नजदीक आएगा और जब ये हाइड्रोजन एटम भी थोड़ा सा इसके नजदीक आएगा, जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और यह हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि नाउ व्हेन these two atoms approaches each other, जब ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, they approaches, when these two atoms approaches each other, जब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, then nucleus of atom A attracts electron of atom B and nucleus of atom B attracts electron of atom A। दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब इस पर्टिकुलर अट्रैक्शन से क्या होगा? इस पर्टिकुलर अट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा। इस पर्टिकुलर अट्रैक्शन से ये वाला जो तुम्हारा एटम है ये इसके नजदीक आ जाएगा और ये वाला तुम्हारा जो एटम है ये इसके नजदीक आ जाएगा और नजदीक आते 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 एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएंगे, इतने नजदीक आ जाएंगे कि शायद इनके एटम, शायद इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो क्या होगा? स्टेप नंबर, पॉइंट नंबर 3 हमें लिखना पड़ेगा दैट व्हेन हाइड्रोजन एटम A या एटम A एंड एटम B रीचेस लिखना चाहिए, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं रिएक्ट्स लिख रहा हूं, बड़ा गुड, अच्छी बात है। व्हेन बोथ एटम रीचेस टूवर्ड्स ईच अदर देन न्यूक्लियस ऑफ एटम A एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम B एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम A एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम B starts repelling each other, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और अब रिपल्शन फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? अब आपके इस पर्टिकुलर रिपल्शन फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे, हमको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर दूर चले गए, इसका न्यूक्लियस यहां आ गया
और इसका न्यूक्लियस बूम बूम शकलक बूम बूम यहां आ गया, और अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये दोनों रुक गए, यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक गए। तो पॉइंट नंबर 4 ने हमें क्या बताया, दैट व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन becomes equal to force of repulsion, the molecule becomes stable, the molecule becomes stable and bond formation takes place, and bond formation takes place। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए? मैं एक बार फिर से आपको इसको नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। जब दो एटम एक दूसरे से दूर होंगे उनके बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन जब ये दो एटम एक दूसरे के नजदीक आना शुरू होंगे तब क्या होगा, इस एटम का, एटम ए का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को, और इस एटम का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के पास में लाना शुरू करेंगे। अब जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास में आएंगे तो शुरुआत में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे कि अब क्या होने लगेगा, अब इस एटम का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है, इस एटम के न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है उसको रिपेल करने लगेगा। दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, और इन दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा नजदीक आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दूर थे तब तो अट्रैक्शन था, लेकिन जब पास आ गए तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ, और अब रिपल्शन की वजह से ये फिर एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। लेकिन आप ये मत भूलो कि ये दूर जरूर जा रहे हैं लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स अभी भी काम कर रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, रिपल्शन भी काम कर रहा है। तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। कहां तक, ये एक दूसरे से तब तक दूर जाएंगे जब तक कि अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस बराबर ना हो जाए। यानी जितनी फोर्स से, जितनी ताकत से एक एटम दूसरा एटम को, दूसरा एटम पहले एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ताकत से ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाता है, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अब ये दोनों एटम ना तो दूर जाएंगे ना तो पास आएंगे, बस वहीं पर रुक जाएंगे। और वहां पर रुक गए तो दो एटम एक दूसरे के जब नजदीक रुक गए तो हमको दूर से देखने में क्या मिलेगा, जब दूर थे तब तो एटम दिख रहे थे, लेकिन अब पास आ गए तो बोलेंगे यार ये दोनों तो पास पास है, जुड़े हुए से लग रहे हैं, ये एक दूसरे के नजदीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल बन गए, मतलब इनके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आई? क्या आप लोगों को यह बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अब इसको जरा हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट से समझते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट से समझने में एक अलग ही तुमको किक मिलेगी, तुमको एकदम इतना ज्यादा मजा आएगा, एकदम बोलोगे अरे वाह यार सर क्या बात सिखाई है, मजा ही आ गया। तो यहां पर हम लोग दो एक्सिस बनाएंगे। एक एक्सिस पर हम लोग यहां पर लिखेंगे एनर्जी, ऑन वन एक्सिस वी विल राइट एनर्जी जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। यानी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी 0 हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप लोग नीचे की ओर जाएंगे तो एनर्जी आपको नेगेटिव मिलेगी। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में एनर्जी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मतलब मैंने ले ली, नेगेटिव मतलब मैंने छोड़ दी, लॉस। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी इस पर्टिकुलर एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, लेट से आर। यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस इज आर। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां से उठाकर यहां लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? अब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में हम लोग ये मानेंगे कि हमारे जो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक एटम ये वाला टुई 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 टुई, और एक एटम ये वाला टुई 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 टुई,
ये दोनों एक दूसरे से आप देखो अभी बहुत ज्यादा दूरी पर है, ये दोनों एक दूसरे से अभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अब मैं ये क्या देख रहा हूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। गाइस, जब डिस्टेंस कम हो रहा होता है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होता है, तो मैं यहां पर क्या देख रहा होता हूं कि इनके बीच की एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही होती है, इनके बीच की एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही होती है। सर इसका क्या मतलब है, एनर्जी क्यों कम हो रही होती है? देखो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है दैट आपके एटम की या आपकी किसी भी चीज की एनर्जी उसके स्टेबिलिटी के इनवर्स होती है। किसी भी पर्टिकुलर चीज की एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी के अपोजिट होती है। तो जब ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में होंगे, तो आप लोग तो जानते हो कि इस दुनिया में एटम तो अनस्टेबल होते हैं, मतलब एटम के पास में स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर एटम्स के पास में स्टेबिलिटी कम है, इस ए नाम के एटम और इस बी नाम के एटम के पास में अगर स्टेबिलिटी कम है, इस ए नाम के एटम में और इस बी नाम के एटम में अगर स्टेबिलिटी कम है, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देखो अभी आपको इसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है, लेकिन जैसे ये दोनों एटम एक दूसरे के थोड़े नजदीक आए, आप देख रहे हो इसकी एनर्जी डिक्रीज होने लग रही है। जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यानी पहले जब ये एक दूसरे से दूर थे तब इसकी एनर्जी ज्यादा थी। आप खुद कंपेयर करो, इस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा थी, इस पॉइंट पर एनर्जी कम हो गई। जब ये दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएंगे, कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर है। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इसी वजह से अभी ये एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इसीलिए एटम्स जो है दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं, आप देखते हैं सडन डिप इन द एनर्जी। आप देखते हैं कि एनर्जी में एक सडन डिप हो गया है, एनर्जी सडनली से डिक्रीज हो गई है। देखो एनर्जी सडनली डिक्रीज हो गई है। यहां से हम लेंगे ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या देख रहे हैं कि एनर्जी सडनली से डिक्रीज हो गई है। यानी यहां पर आपको लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी देखने को मिलेगी। दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी पॉइंट, फिर आप क्या देखते हैं कि एनर्जी जो है वो सडनली फिर बढ़ने लग गई। एनर्जी फिर सडनली जो है वो यहां पर जाते आते बढ़ने लग गई। तो सर यहां पर आते आते एनर्जी सडनली क्यों बढ़ने लग गई? यहां पर आते आते एनर्जी सडनली क्यों बढ़ने लग गई? यहां पर आते आते एनर्जी सडनली क्यों बढ़ने लग गई? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपके जो दोनों एटम्स थे वो उसके इतने ज्यादा नजदीक आ गए हैं, एटम ए और एटम बी इतने ज्यादा नजदीक आ गए हैं कि अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने लग रहा है। तो किसी भी कंडीशन में भले ही अट्रैक्शन ज्यादा हो या रिपल्शन ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा एटम अनस्टेबल होगा। लेकिन ये वो एक कंडीशन है जिसमें तुम्हारा एटम की एनर्जी लोवेस्ट है, मतलब इस कंडीशन में वो हाईएस्ट स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड दैट मींस यही वो मॉलिक्यूल है जो हम बनाना चाह रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ रही है? अब जब हम इसे यहां पर चेक करेंगे कि ये कितनी एनर्जी आ रही है यहां पर, तो यहां पर अब आप इसको एनर्जी एक्सिस पर एक बार चेक कर लीजिए। तो ये आपके इसकी एनर्जी हो गई। सो दिस इज द बॉन्ड इंथैल्पी, ये इसकी बॉन्ड इंथैल्पी हो गई। मतलब कि वो
वो एनर्जी जो इन दोनों एटम के जुड़ने के बाद निकल रही है उसको तो बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड एंथैल्पी? सर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो भैया जब आपके दो एटम अलग अलग थे तो उनके पास में इतनी एनर्जी थी जो कि हाई थी, लेकिन जब ये दोनों जुड़कर मॉलिक्यूल बन गए तो इन दोनों के पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, इन दोनों के पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ करती थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने अब क्या करी? रिलीज कर दी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने क्या करा? रिलीज कर दी। यानी शुरुआत में इन दोनों एटम्स के पास में इतनी एनर्जी थी, जुड़ने के बाद इन्होंने इतनी एनर्जी छोड़ दी, तो अब जो करंट एनर्जी है यही इनकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी। और आप यहां पर देखो कि जब ये एटम एक दूसरे के एक ऐसे पॉइंट पर आए जब इनकी बॉन्ड एंथैल्पी यानी एनर्जी सबसे लो है और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बराबर है, तो इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट तो जीरो है, तो यहां पर जो भी आपके डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। दैट विल बी योर बॉन्ड लेंथ। दैट विल बी योर बॉन्ड लेंथ, यानी कि ये वो डिस्टेंस है दो एटम के बीच का, ये इन दोनों एटम के बीच का वो डिस्टेंस है जिस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाता है, वही तो बॉन्ड कहलाता है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड की लेंथ क्या कहलाती है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। तो यही वो डिस्टेंस पॉइंट है जिस पर तुम्हारे एटम ए का और एटम बी का न्यूक्लियस रुक गया है, ना नजदीक आ रहा है ना दूर जा रहा है, मतलब ये स्टेबल पॉइंट पर आ गया है। तो बस यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी बॉन्ड की लेंथ है। और ये ग्राफ गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप लोगों को पढ़ के रखना है, अच्छे तरीके से याद करके रखना है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? 100% क्लियर हो रही है, हाँ या ना गाइस? चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम अपनी एनसीईआरटी खोल लेते हैं। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, हमारी जो गीता है, हमारी जो बाइबल है, हमारी जो कुरान है, हमें उससे तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम उससे प्यार जो करते हैं तो हमें हमारी किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये आ गई हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लाइन बाय लाइन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। किसी को कोई जल्दी तो नहीं है भाई, मैं तुम्हारा पूरा काम मैं ही करके दे रहा हूं यहां पर अपने ग्रेविटी सर्कल पे, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि यार कुछ गलती कर रहा हूं, पक्की बात। चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एज वी नो कि आपके जो लुईस का अप्रोच है, एज वी नो कि आपके जो लुईस का अप्रोच है, इट ओनली हेल्प्स इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सही बोल रहा है? केमिकल बॉन्ड नहीं बताता लुईस कि केमिकल बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, ये बता देता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। किस तरीके से बन रहा है, किस वे में बन रहा है, वो नहीं बताता। इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल्स लाइक H2 एंड F2। मतलब आप खुद देखें कि H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लग रही है और H2 के बीच के बॉन्ड की लेंथ केवल 74 पिकोमीटर है, जबकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। वहीं पर आप देखो कि F2, एनसीईआरटी खोलो, साथ साथ मार्क करो, नोट्स बना रहे हो साथ साथ एनसीईआरटी मार्क करो, 100% काम पूरा हो जाएगा। नीट जेई के लिए भी F2, उसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस F2 के बॉन्ड की लेंथ 144 है, लगभग आप मान के चलो डबल है। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी कम लग रही, केवल 155 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्यों हुआ, ये कोई नहीं बता पाता। बोथ ऑफ देम हैव सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कुछ नहीं बताता। ये बात तो आप लोगों को वीएससीपीआर में भी पढ़ाई गई थी। फिर बात करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी की। भाई वीएससीपीआर थ्योरी आपको क्या बताती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, लेकिन उसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीएससीपीआर थ्योरी, इन दोनों का कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है लुईस
कॉसेल थ्योरी का, ऑक्टेट थ्योरी का प्लस पॉइंट भी है, वीएसईपीआर थ्योरी का प्लस पॉइंट भी, लेकिन इनके नेगेटिव पॉइंट भी है। और इनके नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करने के लिए, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल की मदद से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई। जैसा मैंने आपको कहा था आज की क्लास में कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेव मैकेनिकल मॉडल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये थ्योरी हम लोग टेक्निकली पूरी तो पढ़ नहीं सकते, बट चलो आगे चलते। मैंने आपको बताया था आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हिटलर चाचा, लंदन चाचा ने 1927 में बनाई थी और पॉलिंग्स ने इसको बाद में थोड़ा सा डेवलप किया था। पॉलिंग्स ने यहां पर क्या मदद की थी, आप लोग सब जानते हैं कि जो पॉलिंग्स थे उनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नॉलेज था। हिटलर, लंदन को भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में नॉलेज था। सो दे यूज द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, सुपर पोजिशनिंग एंड वेरिएशन हम आगे चल के पढ़ने वाले। तो इन बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई। नाउ द रिगरस ट्रीटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पेक्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक, यानी सीधी बात इस किताब की औकात के बाहर है हमारी औकात के बाहर है पढ़ना। इसको इन्होंने कितना प्यार से लिखा है, ऐसा बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर एज। इन शॉर्ट औकात के बाहर है, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज बीन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ओनली, यानी हम इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन और उसके कैलकुलेशन और उसके डेरिवेशन और उसके फॉर्मूले कुछ नहीं पढ़ते, केवल थ्योरेटिकल लेकर चलते हैं। तुम भले आईआईटी के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, कहीं भी हो, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। सो टू स्टार्ट विद लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। इसने क्या बोला कि दो हाइड्रोजन के एटम ए और बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस Na है, दूसरे वाले का न्यूक्लियस Nb है। पहले वाले के इलेक्ट्रॉन का नाम E है, दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन का नाम Eb है। जब दोनों एटम लार्जर डिस्टेंस पर होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन एज द टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस काम करने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखें, नाउ अब क्या होता है देखते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में काम करता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। तब क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हारे पास में एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है Na, तो ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगा। भाई पागल थोड़ी है कि अपने खुद के एटम को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तुम्हारा जो एटम बी है उसका न्यूक्लियस अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को, उसको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरी हरकत भी करेगा। NaEb को और NbEa को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना शुरू करने लग रहा है। और रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में काम करेंगे, EaEb NaNb, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को और ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल भी कर रहा है। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहां पर आप देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम आ गया है। ये डायग्राम आपको वही बता रहा है that the attractive forces tends to bring the two atom close to each other whereas repulsive forces tend to push the atom apart। यानी कि जो attractive forces हैं वो इन atoms को नजदीक लाने की कोशिश करते हैं और repulsive forces इनको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से जो आपके डायग्राम में लिखा हुआ है। नाउ क्या होता है, नाउ experimentally it has been found that magnitude of new attractive forces is more than the repulsive forces।
मतलब कि जितनी ताकत से एक एटम दूसरे एटम को रिपेल कर रहा है, उससे ज्यादा ताकत से एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस कम है, इसलिए तो दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट टू एटम अप्रोचेस ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। समझ रहे हो बात को? जब दोनों एटम एक दूसरे से दूर होंगे, अपने एटॉमिक फॉर्म में होंगे, तब उनके पास में एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे और एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, और यहां पर लिखा हुआ भी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस balances the net repulsive forces and the system acquires the minimum energy। यानी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाएगा, एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसमें एनर्जी मिनिमम, एनर्जी सबसे ज्यादा ऑल टाइम लो पर रहेगी और स्टेबिलिटी ऑल टाइम मैक्सिमम पर रहेगी। क्या चीज क्लियर हो रही है? और ये गाइस वो ग्राफ है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। तो हम पहले ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं, फिर इस ग्राफ की एक बार स्टडी करेंगे। सो हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल एट 74 पिकोमीटर। यानी कि जब हाइड्रोजन एटम ए और हाइड्रोजन एटम बी एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और जब इनके न्यूक्लियस के बीच में, जब इनके न्यूक्लियस के बीच में यानी HA और HB दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच में केवल 74 पिकोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, ये दोनों ना तो एक दूसरे की तरफ आएंगे ना दूर जाएंगे, मतलब दोनों वहीं रुक जाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब एटम ए और एटम बी का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम ए और हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस 74 पिकोमीटर तक क्लोज में आ जाएंगे, बस फिर उसके बाद ना तो वो क्लोज जाएंगे ना तो दूर जाएंगे, या स्टेबल हो गए, मतलब कि बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड की लेंथ हो गई। सो सिंस द एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये हाइड्रोजन एटम भी अपनी ढेर सारी एनर्जी, जो भी उसकी एनर्जी है वो रिलीज करेगा, और ये हाइड्रोजन एटम भी उसकी ढेर सारी एनर्जी रिलीज करेगा। एंड ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इसके बाद में वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जब लो होगी, जब एनर्जी तुम रिलीज करोगे, एनर्जी लो करोगे, तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो द हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन इट्स आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एटॉमिक फॉर्म के मुकाबले। सो द एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी, विच इज कोरस्पॉन्ड टू द मिनिमम इन द कर्व। आपका ये जो कर्व आपके सामने बना है, इस कर्व में जो मिनिमम एनर्जी होगी वो आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। देखिए यही हम लोगों ने बनाया था डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये एक्सिस पर बनाया, इस एक्सिस पर हमने एनर्जी बनाई, यहां पर डिस्टेंस भी जीरो है, एनर्जी भी जीरो है, यहां पर अभी दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है। फिर ये मॉलिक्यूल थोड़े नजदीक आए, नजदीक आए तो आप देखो एनर्जी कम हुई। जब ये ऐसे नजदीक आ गए कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो गया, तो आपने यहां पर देखा कि ये जो डिस्टेंस बच रहा है, ये यहां से यहां, बस इसे नाम दे दिया गया बॉन्ड लेंथ, जो कि आपको 74 दिखाई दे रहा है। और ये जो एनर्जी पॉइंट सबसे लो पर आ गया, ये जो एनर्जी पॉइंट सबसे लो पर आ गया, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, जो कि आपको यहां पर दिख रही है 435.8 किलो जूल्स पर मोल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को फंडा? क्या ये फंडा मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो को समझ में आ रहा है? बिडू लोग देख लो अपनी किताब में, इसको जरा ठीक तरीके से छान लो, इसकी जांच पड़ताल कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। डिंग किची कीड़ी चिक किची कीड़ी धम पिची कीड़ी चिक किची कीड़ी धुम पिची कीड़ी। चलो 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 चलो, क्या हम आगे चलें? क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात, 100% क्लियर? चलिए फिर इसके बाद अब मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, फिर ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ये सब अपन सीखेंगे लेकिन अपनी भाषा में। देखो अपनी भाषा में सीखने का मजा कुछ और होता है। तो अब मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब
जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी रीड करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह हाइब्रिडाइजेशन तक अब आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो ना करें। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी से मिलता जुलता होगा, हो सकता है ये कुछ मिलता जुलता हो जाए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पर्टिकुलरली आपको बेस्ट मानना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बोलो, क्या ऐसा करने को तैयार हैं? क्या हम लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? हाउस द जोश? हाय सर, हाउस द जोश? मैं बीमार होके पढ़ा रहा हूं, तुम लोग ठीक होके भी अगर जोर से हाई नहीं बोल पा रहे हो तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? चलो तो आगे हेडिंग डालेंगे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल, हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। गाइस, इस थ्योरी के अंदर यह बोला गया है that when the two atoms approaches each other, अभी आपने पढ़ा ना, जब ये दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोचेस करते, when the two atom approaches towards each other, जब ये दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, then at the distance, then the point where the energy is least and energy is least where the bond is formed, it is observed that the orbitals of the two atoms undergoes partial interpenetrations, I would say, interpenetration। सर इस बात का क्या मतलब है? इतनी अंग्रेजी हमको आती तो आज हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं होते। हाँ, ये बात भी सही है। तो गाइस, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे थे, दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो शायद आप लोगों ने इस डायग्राम पर फोकस नहीं किया हो, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा एक बार इस डायग्राम पर थोड़ा फोकस करो, जरा इस डायग्राम पर एक बार जरा ध्यान से फोकस करो। क्या फोकस करा आपने इस डायग्राम पे ध्यान से? कि इस एटम ए का जो ऑर्बिटल था, ये वाला, इस एटम ए का जो ऑर्बिटल था ये वाला, ये इस हाइड्रोजन एटम बी के ऑर्बिटल के साथ में पेनिट्रेशन में चला गया। यानी इतने पोर्शन में हाइड्रोजन एटम ए और हाइड्रोजन एटम बी के ऑर्बिटल्स एक दूसरे में घुस गए, एक दूसरे के अंदर चले गए। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये एक कपड़ा है और मेरे पास में ये एक दूसरा कपड़ा है, ये एक दूसरा कपड़ा है। अब आप देखो, ये कपड़े की बाउंड्री ये है, ये इस कपड़े की बाउंड्री है, ये इस कपड़े की बाउंड्री है। जब मैं इस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर रख दूंगा तो या तो मैं इन दोनों के माउथ को चिपका दूं, देखो इस तरीके से, या तो मैं इन दोनों के माउथ, इन दोनों की एजेस को चिपका दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा सा चढ़ा के रख दूंगा ये। तो अब मैंने क्या बोला? ये पेनिट्रेट कर गए एक दूसरे में, इसको बोलते हैं ओवरलैप कर जाना। यानी कि इसके ऑर्बिटल के ऊपर इसका ऑर्बिटल इतना इतना चढ़ जाना, ये इतना इतना एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ गए।
इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। समझ में आई बात आप लोगों को? तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, ओवरलैपिंग। सो यहां पर क्या मतलब, यहां पर आपके एक एटम का ऑर्बिटल जब दूसरे एटम के ऑर्बिटल के ऊपर इस तरीके से चढ़ जाए, इंटरपेनिट्रेट कर जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग नहीं देखते, हम इसको केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही देखते हैं। वी ऑब्जर्व दिस इन कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। क्या ये चीज आप लोगों को यहां तक समझ में आई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? नाउ एक बात मुझे बताओ, जितनी कम ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी उतनी वीक होगी, छूटना आसान है। लेकिन जितनी ज्यादा ये एक दूसरे, जैसे मेरी 2 उंगलियां, अभी केवल मैंने इसको इतनी पकड़ रखी है तो जल्दी टूट जाएगी, लेकिन जब मैं इसको ज्यादा अंदर तक ले जाऊंगा और अब पकड़ लूंगा तो अब छुड़वाना थोड़ा मुश्किल है। भाई तुम्हारा ये कैप है मार्कर का और ये मार्कर की बॉडी है, अगर ये मार्कर की बॉडी और ये मार्कर के कैप को बस मैं ये इतना ले जाकर रख दूं, ये तो इसको निकालना मेरे लिए आसान है। लेकिन जब मैं इसको ज्यादा अंदर तक घुसा के ऐसे लगा दूंगा तो अब खोलना थोड़ा मुश्किल हो गया। देखो आप खुद समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे। गाइस देखो, वैसे तो मेरे मार्कर से हाथ कभी खराब नहीं होती क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन आज मुझे अपने 2020 का पूरा साल, 2019 का पूरा साल, 18 का पूरा साल, इनफैक्ट 2021 का आधा साल याद आ गया जब हम लोग मार्कर वाले बोर्ड पे लिखते थे और हमारा मार्कर आज करके उल्टी कर देता था और मेरे बोर्ड के नीचे की आइकॉनिक दीवार पूरी मार्कर के कलर से भर जाती थी, मेरे हाथ भर जाते थे, मेरे फेफड़ों में से मार्कर का धुआं निकलता था। अब वो सब बंद हो गया। आई एम मिसिंग दोज डेज। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट द extent of overlapping, the extent of overlapping decides, the extent of overlapping decides the strength, decides the strength of the bond। आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि 2 एटम एक दूसरे के नजदीक आकर रुक गए, ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बराबर हो गया ना, यहां पर मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन जब हमने इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा तो हमने क्या पाया कि ये एटम और ये एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए। अब ये जितने ज्यादा ओवरलैप करेंगे वो डिसाइड करेगा बॉन्डिंग। मोर द ओवरलैपिंग, मोर या लार्जर द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा ये मजबूत होगा, उतना ज्यादा ये मजबूत होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, इट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज एटम्स दैट हैव इलेक्ट्रॉन्स that have unpaired electrons with opposite spin। मतलब यहां पर हमने थोड़ा सा हमारे प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर को भी नजर में रखा। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है, तो जो मेरा दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसमें स्पिन एंटी क्लॉक होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग में जाएंगे, तभी इनके ओवरलैपिंग इस प्रकार से देखने को मिलेगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, अदरवाइज ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। कब? ये चीज आपको देखने को तब नहीं मिलेगी जब इसका स्पिन अगर यहां पर सेम हो जाएगा
तो फिर ये चीज देखने नहीं मिलेगी। यानी दोनों एटम में, एटम ए और एटम बी के अंदर स्पिन कैसा होना चाहिए? इन दोनों के अंदर स्पिन आपको हमेशा ऑपोजिट ही मिलना चाहिए। क्या चीज क्लियर हो गई? चलिए, अब आज मैंने आपको ओवरलैपिंग तक पढ़ाया। अब अगली क्लास में मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा जैसे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में हमने हल्का सा अटकाया था दिमाग में, वैसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि यार ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हमें जवाब नहीं मिल रहा है, और जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता है एक्सपेरिमेंटली, तो हम उसे हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं। तो फिर हम एक केस इमेजिन करेंगे, हाइपोथेटिकल केस इमेजिन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग ओवरलैपिंग के टाइप्स, ओवरलैपिंग का एक छोटा सा ड्रॉबैक और हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं।